हे यू ऑल, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विवेक सिंह आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो जिन लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनको मैं फ्यू सेकंड्स में बता देता हूं इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो में बेसिकली हम नीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम गेन कर सकते हो। जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने अभी बिल्कुल भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। तो अगर मैं नीट के बच्चों को इसमें से 3000 क्वेश्चंस डेली थोड़ा थोड़ा करके करने की सलाह देता हूं, तो मैं जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए मिनिमम इसमें से 1000 क्वेश्चंस करने की सजेशन देता हूं। बिकॉज अगर आप ये बेसिक्स क्वेश्चन कर लोगे इन सारे टॉपिक्स पे, देन ओनली यू कैन जंप टू द क्वेश्चंस ऑफ लेवल ऑफ आईआईटी जेईई। सो 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मैं इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके आपको टॉपिक्स बता रहा हूं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में जैसे हमने न्यूटन्स लॉ में देखा था, वैसे ही आप 2 पॉइंट चार्जेस के लिए इसको पढ़ सकते हो, इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ सकते हो, न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हो। ट्राइंगल और स्क्वायर के वर्टिसेस पे जब पार्टिकल्स रखे हुए हैं तो इस केस के आप फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें जो अभी तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो था लीकेज ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, बट उतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 बॉल्स को जब एक थ्रेड से सस्पेंड किया जाता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना। इसका सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मोशन होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर करना। और ये फील्ड आपको पढ़ना है सिर्फ रिंग, शीट एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फाइनाइट वायर का, हेमिस्फीयर का, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। हाँ, बट इनफाइनाइट वायर और आर्क का रिजल्ट आप जरूर लर्न कर लेना। एक बार सेमी सर्कल का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डाइपोल। डाइपोल में आपको सिर्फ पढ़ना है एक्सियल, नॉन एक्सियल, जनरल पोजीशन में फील्ड, उस पर टॉर्क और इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ में आपको पहले फ्लक्स कैलकुलेशन पता होना चाहिए। गॉस लॉ पे सिमेट्री पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस, क्यूब के एक वर्टेक्स पे चार्ज रख दिया है, सेंटर पे चार्ज रख दिया है, डिफरेंट केसेस वाले जो होते हैं वो केसेस आपको बस पढ़ने हैं। जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्फेरिकल कंडक्टर वाले केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्लेन के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा आप इसके रिजल्ट्स लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको करने चाहिए और एक चार्ज को यहां से वहां शिफ्ट कर दिया, वर्क डन का कैलकुलेशन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। कैपेसिटर में आपको उसके टाइप्स पढ़ने हैं, एनर्जी स्टोर्ड पढ़नी है, एनर्जी डेंसिटी पढ़नी है, डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन पढ़ना है एंड एनर्जी लॉस पढ़ना है। कॉम्बिनेशन किस किस टाइप के पढ़ने हैं वो मेरी रेसिस्टर टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं। सो थर्ड चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा ध्यान से समझना, इसका वेटेज काफी ज्यादा है, तो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा बताऊंगा जो आपको करना चाहिए। ऑल्दो इसके पहले के 2 चैप्टर हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें सिलेबस काफी कुछ ज्यादा है, बट नीट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो दोनों चैप्टर्स का वेटेज और इस अकेले करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज का होगा। सो फर्स्ट टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ कंडक्टर। इसमें आप पढ़ोगे ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड का करंट एंड करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, वहां से फिर आप डिराइव करोगे R इक्वल टू ρl बाई A। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेंथ डबल कर दिया, रेडियस हाफ कर दी, क्या चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज अगर दे दिया है लेंथ एरिया का तो क्या चेंज आएगा, वायर को स्ट्रेच कर दिया क्या चेंज आएगा, उसको फोल्ड करके ज्वाइन कर दिया तो क्या चेंज आएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। रिमेंबर, ये वही क्वेश्चंस है जिस टाइप के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किए हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स के लिए, और जो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है जब डाइलेक्ट्रिक के कॉम्बिनेशन हम लगाते हैं तो, और जो थर्मल कंडक्टिविटी आती है, इन सब के रिजल्ट्स सेम ही होते हैं, सिमिलर टाइप ही होते हैं, तो ये लर्न करना आपके लिए बहुत आसान होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। इसमें सीरीज, पैरेलल, बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन आप करना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। थोड़ा सा आप सिमेट्री के क्वेश्चन कर लेना, कहाँ पे आप फोल्डिंग कर सकते हो सर्किट की और कहाँ पे उसको डिटैच कर सकते हो, ये सिमेट्री पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। सो इसमें आपको सिर्फ कंडक्टर के लिए नहीं पढ़ना है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, अलॉयज, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब के लिए आपको पढ़ना है। इवन सुपर कंडक्टर, इन सब के लिए आपको थोड़ा पढ़ना है। टेम्परेचर के साथ इस पे क्या चेंज आएगा, ये 1 पेज का होता है, बहुत सिंपल सी आप थ्योरी पढ़ लोगे, ये समझ में आ जाएगा। इसी के साथ जब आप रेसिस्टर्स को कंबाइन करोगे या 2 वायर्स को कंबाइन करोगे तो उसका इफेक्टिव रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के कुछ रिजल्ट्स होते हैं, वो आपको करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें किरचॉफ्स लॉज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।
सो आप इसमें बेसिक लूप लॉ लगाना जरूर सीख जाना, जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। कई बार आपसे डायरेक्टली वही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इस लूप में लूप लॉ की इक्वेशन क्या आएगी। देन इसके बाद आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में इक्विवेलेंट ईएमएफ और रेसिस्टेंस पढ़ोगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है दैट व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, वो थोड़ा आप याद रखना। इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, हालांकि इसकी डिफरेंट केसेस है, वो अभी नहीं बताया जा सकता है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें आपको पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज, ओनली R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 से आप नॉन रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। ये एज इट इज यूज होगा मीटर ब्रिज में। देन पोटेंशियोमीटर, और यहीं पे आप मैग्नेटिज्म का थोड़ा टॉपिक गैल्वेनोमीटर, अमीटर एंड वोल्ट मीटर ऐड करके पढ़ सकते हो। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आरसी सर्किट, बट वो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, उसमें से रेयर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको उसमें प्रैक्टिस करना भी है तो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स सॉल्व नहीं करना, उसमें से स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स या स्टेडी स्टेट कंडीशन को सॉल्व करना। इसका मतलब या तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया रहेगा या फुल्ली अनचार्ज रहेगा, उन केसेस को। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड फिफ्थ चैप्टर इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगेन मैं इन दोनों को कंबाइन करके आपको बताता हूं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर एंड आर्क। इसी के साथ आप रिंग के एक्सिस पे और उसके सेंटर पे फील्ड भी पढ़ सकते हो। इसमें इनफाइनाइट वायर और आर्क के कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ क्वेश्चंस रिंग के फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल किया तो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स हो जाएगी अगर सेम वायर को फोल्ड किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। इसमें मिस्टेक होती है, कई बच्चों से डबल कर देते हैं फील्ड को। नेक्स्ट कम्स एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के स्ट्रेट क्वेश्चन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल में म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड कैसे लेंगे, किसको प्लस या माइनस लेंगे, और उससे आपको फील्ड पढ़ना है इनफाइनाइट शीट का मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का एंड टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। बट एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है सिलेंडर पे बेस्ड भी, तो वो जरूर आप ट्राई करना, वो पूछा जा सकता है। सिलेंडर मीन्स सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, बोथ। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, जिसको आप लॉरेंज फोर्स भी बोलते हो। इस पे बेस्ड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। इस पे बेस्ड सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन निकालनी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको टॉपिक देखना है, जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल और हेलिक्स वाले केसेस बस आपको देखने हैं। उसके आगे के केसेस जैसे मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल बाहर से एंटर करता है, इनसफिशिएंट लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होता है। इतना ज्यादा पढ़ने की उसमें जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर एंड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। इसमें बस आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स एक लूप के ऊपर 0 होता है, उस पर टॉर्क लग सकता है। सो एफ नेट इक्वल टू 0 से कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। फोर्स स्ट्रेट वायर, नॉन स्ट्रेट वायर, दोनों का आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। जब आप टॉर्क पढ़ोगे तो एक सिंपल सा टर्म आता है मैग्नेटिक मोमेंट, NIA वेक्टर, फॉर्मूला बेस्ड होता है। ये आप कैलकुलेट करने के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। नाउ मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में 3 ही टॉपिक है। एक तो परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेट एज अ डाइपोल कैसे यूज करोगे, आप उसको फोल्ड कर दोगे, उसको कट कर दोगे तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, वो हो गया परमानेंट मैग्नेट वाला पार्ट। देन उसके बाद आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पैराफेरो डायामैग्नेट्स क्या होते हैं, हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, किस टाइप का मटेरियल किस इंस्ट्रूमेंट में यूज करना चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसमें मेनली आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड डिप पढ़ना है। डिप मींस सिंपली ट्रू डिप, अपेरेंट डिप। नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, माइनस d∅dt पे बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें या तो फील्ड चेंज होगा, या तो एरिया चेंज होगा, या थीटा, या इसके कॉम्बिनेशन चेंज होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। यही पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर फाई गिवन है तो उससे ईएमएफ कैसे निकलेगा, ग्राफ वाइज। फाई का अगर ग्राफ गिवन है तो ईएमएफ या करंट का ग्राफ कैसे निकलेगा, ये थोड़ा आप अच्छे से याद रखना। एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन अभी भी कुछ पूछना स्टार्ट किया गया है, तो उसमें भी सिर्फ सर्कुलर बाउंड्री के लिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है वो बस आप पढ़ लेना। नेक्स्ट इज लेंज लॉ। ये सिर्फ आपको पता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है, बहुत सिंपल होता है, सबको पता होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में स्ट्रेट वायर और कर्ड वायर दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टर। इंडक्टर में क्या क्या पढ़ना है अपने को। इंडक्टर में जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना जनरेट होता है, इसकी एनर्जी कितनी स्टोर होती है और एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला सेम एज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर आता है, यहां तक। एक इसमें आप सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन होता है फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला, वो आपको पढ़ लेना है। ये सारे टॉपिक्स इंडक्टर के 5-10 मिनट के टॉपिक्स हैं नीट के लिए। इसका लास्ट टॉपिक है एलआर सर्किट, बट इसमें अगेन
अगर क्वेश्चन आता भी है तो सिर्फ स्टेडी स्टेट वाला आएगा, अदरवाइज उसके भी चांसेस कम होते हैं। हाँ, बट इसमें ये पूछा जा सकता है कि अगर एक इंडक्टर है, रेसिस्टर है, उसमें स्विचिंग कर रहे हैं, उसके साथ बल्ब कनेक्टेड है, तो वो सडनली ग्लो करेगा, स्लोली ग्लो करेगा, इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इक्वेशन ऑफ एन एसी। उस एसी की एक इक्वेशन से आप फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज वैसे ही निकाल सकते हो जैसे आपने एसएचएम में निकाला था। इसी इक्वेशन में टाइम टेकन फॉर द करंट और वोल्टेज टू रीच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू और 1/√2 टाइम्स वैल्यू, ये वाले कैलकुलेशन भी यहीं से हो जाते हैं। बहुत सिंपल होता है। उसमें जब दो साइनोसॉइडल टर्म्स ऐड है या दो एसी ऐड है, उसका एवरेज या आरएमएस से पूछा जा रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एलसीआर सर्किट, कब करंट लीड करेगी, लैग करेगी, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वोल्टेज गिवन है तो इम्पीडेंस से डिवाइड करके, और फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस इसमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसमें रेजोनेंस केस एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी एलसीआर सर्किट पे बेस्ड है एलसी ऑसिलेशन एंड चोक कॉइल, जिसमें थोड़ी सी थ्योरी और एक फॉर्मूला है बस दोनों में। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पावर इन एसी। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अभी तक पूरी फिजिक्स में जब क्वांटिटी में मेंशन नहीं होता था तो हम बाय डिफॉल्ट उस क्वांटिटी को क्या एज्यूम करते थे, इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे सिर्फ पावर लिखा रहेगा तो आपको क्या एज्यूम करना है, एवरेज पावर। और इसका लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, बट इसका वेटेज इस ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में काफी है। नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर। मेरे हिसाब से ये सबसे छोटा चैप्टर है जो साथ में स्कोरिंग भी है। किसी भी अच्छे टीचर से आप इसको 40 मिनट्स में इसकी पूरी थ्योरी खत्म कर सकते हो और अगले 40 मिनट्स में आप इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चंस भी ट्राई करके खत्म कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ 3 टाइप्स के बनते हैं। पहला तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किस टाइप के वेव की रेंज कहां से कहां तक होती है, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हो, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एंड वाइस वर्सा कैसे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में कितनी एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में कितनी एनर्जी है, और टोटल एनर्जी कितनी है, और इन सारी एनर्जीज की एनर्जी डेंसिटीज कितनी है। नेक्स्ट चैप्टर इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड कर्व्ड मिरर। यहाँ पे मैं बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि प्लेन मिरर के क्वेश्चन रेयरली कहीं पे गिवन है एनसीईआरटी में, बट उसके क्वेश्चंस नीट में आते हैं। क्या क्या आता है, मल्टीपल इमेजेस कितनी फॉर्म करेंगे मिरर्स के कॉम्बिनेशन, रोटेशन ऑफ मिरर कैसे हैंडल होगा, हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड क्या होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के केस में आपको अपैरेंट डेप्थ पढ़ना है जिसके साथ नॉर्मल शिफ्ट रिलेट होता है। लेटरल शिफ्ट का ऐसे इफेक्ट डायग्राम गिवन है एनसीईआरटी में, चाहो तो आप उसका कैलकुलेशन पढ़ सकते हो। और यहीं पे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस में आपको पता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला है एंड लेंस फॉर्मूला है। लेंस मेकर्स फॉर्मूले से आप अगर एक लेंस है उसको फ्लूइड में डिप कर दिया, उसकी रेडियस कर्वेचर चेंज कर दी, क्या इफेक्ट आएगा, उसको स्प्लिट कर दिया, क्या इफेक्ट आएगा, ज्वाइन कर दिया तो क्या इफेक्ट आएगा, ये आपको पढ़ना है। उसी फॉर्मूले से आप पढ़ सकते हो। अगेन जैसे आप उसको ज्वाइन करोगे, कंबाइन करोगे लेंसेस को, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस वाला टॉपिक भी आ जाएगा, उसका फोकल लेंथ और उसकी पावर। लेंस फॉर्मूले से एज यूजुअल जैसे मिरर फॉर्मूले से होता था, आप पोजीशन निकाल सकते हो, साइज ऑफ इमेज निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रिज्म। इसमें फॉर्मूला तो बहुत सिंपल सा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, बट उस पर बहुत अप्लाइड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ये प्रैक्टिस करके जाना, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं बनता है। देन इसी में थिन प्रिज्म के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 2 केसेस आप पढ़ सकते हो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई भी हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके डिफेक्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कम आते हैं बट पूछे जा सकते हैं। उसके सारे क्वेश्चन सिर्फ लेंस फॉर्मूले से हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में सिर्फ आप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी गिवन है, बट उसके क्वेश्चंस रेयरली बनने के चांसेस होते हैं। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट, थ्योरी ऑफ हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल। अब इस थ्योरी में से क्या क्या पूछा जा सकता है, वेव फ्रंट का बेसिक आइडिया, किस टाइप के वेव फ्रंट किस केस में बनते हैं, और अगर वेव फ्रंट ड्रॉ किया हुआ है, याद होगा आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो डायग्राम होते हैं जो प्रूव करते समय, उस पे बेस्ड उसमें से आपको निकालने आना चाहिए कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा रिफ्लेक्शन है और कौन सा रिफ्रैक्शन है।
नेक्स्ट कम्स सेकंड टॉपिक। इसमें सेकंड टॉपिक जो होता है दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो आपको पता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव में जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एज इट इज जो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है वैसे ही लाइट वेव का भी सुपरपोजिशन होगा। इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का कैलकुलेशन होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, उसके लिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कितना कितना होता है, इतना जानना सफिशियंट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, वो क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसको सीक्वेंशियली मैं थोड़ा बता रहा हूं कैसे कैसे आपको उसको पढ़ना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपको याद रखनी चाहिए फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा बाय डी। उसमें आप n मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसकी पोजीशन आ जाएगी, ब्राइट फ्रिंजेस की। 2n माइनस 1/2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन आ जाएगी। तो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एंड फ्रिंज विड्थ। इसी के साथ आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, दैट इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है पीरियोडिकली और इंटेंसिटी किस पॉइंट पे कितनी आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। पाथ डिफरेंस गिवन है या फेज डिफरेंस गिवन है या पोजीशन गिवन है तो स्क्रीन में किस पोजीशन पे कितनी इंटेंसिटी आएगी। इसमें बहुत टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं, आपको भी पता है। तो वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे आप चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। इस पूरे सेटअप को अगर आपने फ्लूइड में डिप कर दिया तो क्या होगा, अलग अलग कलर्स यूज किए तो क्या होगा, बाइक्रोमेटिक लाइट अगर आपने यूज किया तो कहां पे मैक्सिमा बनेगा और कहां पे मिनिमा बनेगा, कंप्लीट मैक्सिमा एंड कंप्लीट मिनिमा कहां पे बनेगा। नेक्स्ट, अगर आपने इसके सामने एक ग्लास स्लैब ला के रख दिया तो क्या होगा, फ्रिंजेस का कितना शिफ्ट आएगा और नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट होगी, मतलब डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। सो आई थिंक वाईडीएसी में इतना करना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इसमें अदर टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस जो होता है, लॉयड्स मिरर से कैसे इंटरफेरेंस होगा या ऑयल फिल्म से कैसे इंटरफेरेंस होगा, उसके आने के चांसेस नेग्लिजिबल है। आप चाहो तो 2 μt cos r ये पाथ डिफरेंस होता है ऑयल फिल्म वाला, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन। इसमें भी डिफ्रैक्शन की कंडीशन दैट अपर्चर साइज इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा के केस में डिफ्रैक्शन होता है। किन टाइप के वेव्स में डिफ्रैक्शन हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है, इसकी थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे जाओगे तो उसमें सिर्फ पोजीशन इंटेंसिटी में बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, बस आपको याद रखना होता है इंटेंसिटी क्या होती है, इसमें डिक्रीज होती जाती है एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। एंड लास्ट टॉपिक जो इसमें आता है दैट इज पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन में सबसे पहले इसकी थ्योरी की किस टाइप के वेव्स में होता है, एक्चुअली इस फिनोमेना में क्या होता है, एंड टॉपिक्स तो बेसिकली इसमें 2 ही है, फर्स्ट इज मैलस लॉ एंड सेकंड इज ब्रूस्टर एंगल। उसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। नाउ इसी के साथ मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है और बच्चों के दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार फोटोन भी नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कुछ भी नहीं दिख रहा है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैंडल होंगे। तो आप इतना जान जाओ कि नीट के सिलेबस के लिए इसमें कुछ सिर्फ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले में अगर आपको वैल्यू पुट करने बस आ जा रही है तो आप बहुत अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हो और ये काफी स्कोरिंग टॉपिक होगा। इसके जितने भी चैप्टर्स होंगे, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर 2, बिकॉज इसमें जो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वो कभी आएंगे नहीं नीट में। सिंपली आपको अगर फॉर्मूला आता है, इसके थोड़े कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। सो आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा दैट इसमें मेनली 2 ही टॉपिक है। फर्स्ट है एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, वहीं से मैटर वेव भी आएगी, एंड सेकंड टॉपिक इज फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन। जब आप पढ़ोगे तो उसके सारे क्वेश्चन इक्वल टू hc बाय लैम्डा से बनेंगे, बट आपको इसमें h, c और लैम्डा की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला हो जाता है, इसी को सिंप्लीफाई करके E इक्वल टू 12375 अपॉन लैम्डा। लैम्डा को पुट करोगे अगर आप एंगस्ट्रॉम में तो एनर्जी किस में निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी। अब यहीं से E बाई सी करके मोमेंटम मिलेगा एक फोटोन का, मोमेंटम विल बी h बाई लैम्डा। इसको अगर आपने अरेंज कर दिया तो लैम्डा इक्वल टू h बाई टी, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो उसका भी एक सिंपल फॉर्मूला हो जाता है रूट ओवर 150 बाई वी। इसमें वी को आप वोल्ट में रखोगे, लैम्डा आपको मिलेगा एंगस्ट्रॉम में, और लैम्डा इक्वल टू h बाई पी से रिलेट करके आपसे एक चीज पूछी जा सकती है। सपोज आपने इसको ध्यान से सुनना और आप चाहो तो पॉज कर करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। इसी एक क्वेश्चन में से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, 7 to 10 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना होता है और उसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। फर्स्ट मोमेंटम इक्वल होगा, सेकंड स्पीड इक्वल होगी, थर्ड काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी, नेक्स्ट
एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इक्वल होगा। तो ये सारे केसेस सिर्फ एक एक फॉर्मूले से बन जाते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी आपको लगाना है, पी को रूट ओवर 2m के लिख दो, के को क्यू इंटू वी लिख दो, आपको पता है इसी से ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट कम्स द टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले आप इसमें कैलकुलेशन सीख जाना, ये भी एक ही फॉर्मूले में बेस्ड पूरा टॉपिक है। E equal to HF plus HF naught, और you can say energy of a photon equal to work function plus K max। तो यहां से आपको बस K max निकालने आना चाहिए। एनर्जी कैसे निकलेगी वो तो अभी हमने लास्ट टॉपिक में देखा ही है। K max से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकलता है, ये दोनों कैलकुलेशन आने चाहिए और इस पे बेस्ड सिंपल वाले ग्राफ बस आपको पता होने चाहिए। दैट ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो किस पे इफेक्ट आएगा, इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो किस पे इफेक्ट आएगा, किस पे इफेक्ट का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा, सैचुरेशन फोटो करंट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये बहुत अच्छे से आप देख लेना ग्राफिकली भी एंड थ्योरेटिकली भी। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हो सकता है बस वो ये हो सकता है, व्हाई डिड द वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन तीनों को कैसे एक्सप्लेन करता है। हालांकि ये एक लंबे चौड़े पूरे पैराग्राफ बना के दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट अभी तक उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा कमांड कर सकते हो, सिर्फ 3 पॉइंट्स होते हैं उसमें, जरूर अच्छे से आप उसको सिंप्लीफाई वे में लर्न कर लेना। द नेक्स्ट चैप्टर इज एटम। इसमें भी 2 ही पॉइंट्स हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप देखना कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं 2 पॉइंट्स है, किसी में 3 पॉइंट्स है और वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप ये 3 से 4 चैप्टर से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिनिमम 7 to 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप थोड़ा इसको सोचो कि इसका कितना ज्यादा वेटेज है, कितना इजिली आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट। सो कम टू एटम, इसमें 2 ही पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। सिंबल्स के फॉर्म में आप चाहो तो वैल्यू याद कर सकते हो, या तो आप इसका सीधा सीधा रिजल्ट भी याद कर सकते हो, दैट रेडियस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम into n square by z, speed is 2.19 10 raised to power 6 into z by n, and kinetic energy is 13.6 electron volt into z square by n square। ये रिजल्ट से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसकी रेडियस, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट्स में कितनी होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जितना मैंने बताया उतना भी आप कर लोगे तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगेन काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कैलकुलेशन होगा और उस पे बेस्ड ग्राफिकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक में ही आपका आ जाएगा। सेकंड टॉपिक इसमें आता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, जिससे आप अलग अलग जंप्स के लिए वेवलेंथ निकाल सकते हो। इसमें मैं एक एग्जांपल से कुछ पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से याद रखना। सपोज आप लाइमन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें एक n की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1, दूसरी वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो वो कहलाएगी फर्स्ट लाइन, इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो कहलाएगी लास्ट लाइन। उसी को आप सीरीज लिमिट भी बोलोगे। जो फर्स्ट लाइन थी उसके लिए एनर्जी गैप मिनिमम था तो उसके लिए वेवलेंथ आएगी मैक्सिमम, याद रखना। और जो इन्फिनिटी से जंप होके आएगा उसके लिए एनर्जी गैप है मैक्सिमम तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम। तो उसी क्वेश्चन को आपको पता है उसी में से फर्स्ट लाइन करके भी पूछ सकते हैं आपसे, मैक्सिमम वेवलेंथ भी पूछ सकते हैं, लास्ट लाइन को मिनिमम वेवलेंथ बोल के पूछ सकते हैं या सीरीज लिमिट बोल के पूछ सकते हैं, बट होगा उसी एक फॉर्मूले पे बेस्ड ये पूरा का पूरा टॉपिक। इसमें अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बना तो कहां से बनेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन है किसी भी हाइपोथेटिकल एटम के लिए, वहां से रेडियस, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी। तो आपको पता है यू को डिफरेंशिएट करके फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करोगे, यहीं से ये सारे कैलकुलेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन होते हैं। तो ये हो गया हाइपोथेटिकल एटम के लिए रेडियस, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन। और सेकेंड पॉइंट आप देखना, अगर आपने रेफरेंस लेवल चेंज कर दिया किसी भी लेवल पे या किसी भी एनर्जी लेवल पे, n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे, कहीं पे भी रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी का ही चेंज कर सकते हैं। वो अगर आपने चेंज कर दिया है तो काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी। 1-2 क्वेश्चंस ये थोड़े सा अच्छे आप याद कर लेना। अभी तक कोलिजन ऑफ एटम पे क्वेश्चन कभी नहीं आया है कि कितनी मिनिमम एनर्जी से एक न्यूट्रॉन को आके कोलाइड करना पड़ेगा सो दैट इन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस, या इस टाइप के जितने क्वेश्चन आए अभी तक आए नहीं है। आप चाहो तो एक क्वेश्चन वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट के पॉइंट्स थे टॉप रैंक लाने के लिए। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूक्लियस। इसमें जो पहला पॉइंट होगा वो होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, r इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 पे बेस्ड, ए इज मास नंबर, आर नॉट की फिक्स्ड वैल्यू होगी 1.2 फर्मी। और इस पे बेस्ड और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड और आइडेंटिफाई द एलिमेंट
whose radius is 3 times the radius of hydrogen. So just put radius of element equal to 3 into radius of hydrogen. इस टाइप वाले क्वेश्चन बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन बट इस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो आप सोच सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट होता है इसमें अल्फा बीटा गामा डीके। अल्फा बीटा गामा डीके में क्या क्या पूछ सकते हैं कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन हो रहा है, किसी में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हो रहा है, ये मैं बीटा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ या बीटा एमिशन की बात कर रहा हूँ। अल्फा एमिशन में क्या होगा, हीलियम का न्यूक्लियस बाहर आएगा, हीलियम एटम बाहर नहीं आएगा। तो बेसिकली उस एमिशन में हो क्या रहा है ये थोड़ा सा आप आइडिया रखना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए नहीं है। तो मेनली आते किस टाइप वाले क्वेश्चन है इसमें, दैट अल्फा बीटा गामा डीके में जेड पे क्या इफेक्ट आएगा, ए पे क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर कोई एक न्यूक्लियस गिवन है और उसका एक फाइनल न्यूक्लियस गिवन है बहुत सारे अल्फा बीटा गामा डीके के बाद, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कितने अल्फा एमिट हुए, कितने बीटा और कितने गामा एमिट हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा रेडियो एक्टिव डीके लॉ। उसी एक लॉ से आप एवरेज लाइफ टाइम का भी कैलकुलेशन देखते हो, हाफ लाइफ टाइम का भी कैलकुलेशन देखते हो। तो हाफ लाइफ पे बेस्ड वो वाले क्वेश्चंस जरूर आप कर लेना। कितने टाइम में वैल्यू 1/4 हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, n = n0, 1/2 raised to power n पे बेस्ड क्वेश्चन। एंड द लास्ट टॉपिक इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, अगर एएमयू में वैल्यू आपको मास डिफेक्ट की पता चल गई तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है, 931.5 इनटू दैट वैल्यू इन एएमयू। बस इतना कर दोगे शॉर्ट में वो रिजल्ट आ जाता है। एंड द लास्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाई द लास्ट चैप्टर, बिकॉज आपको पता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो नीट के सिलेबस में नहीं है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इसको सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, कौन सी डोपिंग करने से किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, किसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, किसमें होल्स की होती है। रिमेंबर ये तीनों जो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप और एन टाइप, सबके सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये बीच में एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं मैं। नाउ एन और पी टाइप बनने के बाद इसमें करंट का फ्लो होता कैसा है, हाउ मच इज नेट करंट, हाउ मच इज नेट करंट डेंसिटी एंड हाउ मच इज नेट कंडक्टिविटी, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसमें पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म हो जाती है, इसमें मोबाइल चार्जेस क्या होते हैं, इमोबाइल चार्जेस क्या होते हैं, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट और उससे नेट करंट किस डायरेक्शन में आएगी, उस पे बायसिंग का क्या इफेक्ट होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का, इंक्लूडिंग ग्राफ भी आपको थोड़ा इसमें पढ़ना है। अब इसी के डायोड के जब आप सर्किट्स पे जाओगे तो उसमें बस आपको याद रखना है दैट फॉरवर्ड बायस में आपको आइडियल डायोड को ले लेना है शॉर्ट सर्किट एंड रिवर्स बायस में ले लेना है ओपन सर्किट। नॉन आइडियल डायोड के क्वेश्चन अभी तक आए तो नहीं है, बट आपको बस ये करना होता है कि उसके अंदर के रेसिस्टेंस को आप चाहो तो सर्किट में बाहर शो कर देना, तो वो नॉर्मल डायोड के जैसा ट्रीट होने लगेगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल सेमीकंडक्टर डायोड। इसी में जेनर डायोड भी आता है जो रिवर्स बायस में काम करता है वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा। इसके सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको थोड़े देखने हैं दैट हाउ मच इज आई जेड, हाउ मच इज आई आउट, इट मींस जेनर करंट कितनी आ रही है, आउटपुट करंट कितनी आ रही है। ये एक आध क्वेश्चन आपको जरूर इसमें कैलकुलेट करना चाहिए। इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के, और वो क्या क्या है, वो है एलईडी, सोलर सेल एंड फोटोडायोड। इसका बेसिक थ्योरी और इसके कुछ ग्राफ्स आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना। ये मैं जितना अभी मैंने डायोड का आपको थ्योरी बताया या पीएन जंक्शन का, ये सुनने में बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, बट अगर आप उसको पढ़ोगे तो हार्डली आधे घंटे में 40 मिनट्स में आप ये पूरा का पूरा कवर कर सकते हो। थोड़ा 20 मिनट्स आप दे दोगे उसके न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन में तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसलिए भी आपको डिफिकल्ट लग सकता है बिकॉज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उसको सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से हटाया गया है, बट नीट के सिलेबस से नहीं हटाया गया है। तो जो हमने बोर्ड में ही नहीं पढ़ा तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो अपने को लगेगा। उसको बहुत इजी वे में अगर आप पढ़ोगे, उसको एक पढ़ने का पढ़ाने का सिंपल तरीका होता है, उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले याद करने के, जिससे आप बहुत इजीली उसको याद कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है दैट इसमें ट्रांजिस्टर के बेस सर्किट पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि ट्रांजिस्टर एक सर्किट में गिवन है, इनपुट रेसिस्टेंस है, आउटपुट रेसिस्टेंस है, वोल्टेज गेन निकालो, तो क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आप सिंपली याद कर लेना एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ मोड में कौन सा फॉरवर्ड बायस में होता है जंक्शन, कौन सा रिवर्स बायस में होता है। इसमें सिर्फ 2 ही जंक्शन होते हैं। एमिटर करंट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज गेन एंड पावर गेन का फॉर्मूला। अगर आप इतने पॉइंट्स ही बस अच्छे से याद कर लोगे तो इस पे बेस सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ट्रांजिस्टर के। एंड द लास्ट टॉपिक इज लॉजिक गेट्स। तो मैं जब पढ़ता था, जब मैं स्टूडेंट था, तो मुझे ये सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक्स में से एक लगता था पूरे फिजिक्स के। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, फंडामेंटल गेट्स होंगे 3 एंड और एंड नॉट।
यूनिवर्सल गेट्स होंगे 2 नॉर एंड नैंड। एक्सक्लूसिव गेट्स होंगे 2 एक्सॉर एंड एक्सनॉर। बट एक्सॉर एक्सनॉर पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है बिकॉज ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, बट फिर भी आप उसको थोड़ा पढ़ लेना, बहुत ज्यादा टाइम आपका जाएगा नहीं। नॉर एंड नैंड एज एन यूनिवर्सल गेट आप जरूर पढ़ लेना कि इनसे बाकी की गेट्स कैसे डिजाइन होते हैं। वो एक बार अगर आप कैच कर लोगे तो सर्किट देखते के साथ आपको समझ में आएगा कि ये नॉर से बना हुआ एंड है या नॉर से बना हुआ और है, एंड सो ऑन। इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, रिमेंबर इसका जो सर्किट रियलाइजेशन है, एंड गेट और गेट नॉट गेट को डायोड से या ट्रांजिस्टर से बनाएंगे कैसे और वर्किंग कैसे होगी, अभी तक तो नहीं आया है। बट आप चाहो तो एक सर्किट इसके बस देख लेना, सिर्फ एंड और एंड नॉट के, कि इसको सर्किट से कैसे रियलाइज कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों 12th के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। मैंने पूरी कोशिश की है ऐसा वीडियो देने की जो इंटरनेट पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक अवेलेबल तो नहीं था। मैक्सिमम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहे थे, उसमें से कुछ लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे थे, बट वो कुछ ही चैप्टर्स के बता रहे थे। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताया है, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आपको बताया है। सो आई होप कि आपने उसको पॉज कर करके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नोट किया होगा। मैं बार बार बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर आप फोकस करोगे तो आपको मैक्सिमम उससे आउटपुट मिलेगा। तो ये दोनों वीडियो की जो सीरीज है 11th और 12th की, और इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो भी आप देखना, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि अगर आपके मार्क्स डिक्लाइन हो रहे हैं स्पेशली तो उसको कैसे बूस्ट अप करना है, आपको टारगेट कैसे अचीव करना है, और गोल सेटिंग, गोल प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब उस वीडियो में बताया गया है। तो ये 3 वीडियो की सीरीज मैंने लॉन्च की थी स्टूडेंट्स की नीड को देखते हुए, जिसमें से ये लास्ट वीडियो था। इस तीनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में भी आपको डिटेल मिल जाएगा। आई होप आपने इससे पहले दोनों वीडियो देख ही लिए होंगे। सिर्फ 1 मिनट में आपका और लूंगा। तो जैसा आपको पता है कि कुछ टीचर्स और हमारे स्टाफ्स की जो टीम है वो गरीब बच्चों तक हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज को पहुंचाने के लिए पूरा एफर्ट लगा रही है, और उसके लिए फिलहाल हम किसी प्रकार का किसी से कोई डोनेशन नहीं ले रहे हैं। सो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि एक नीडी बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, साथ ही ऑफलाइन या क्लासरूम प्रोग्राम भी ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। सो हेल्प अस टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स। हमको 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने में हमारी हेल्प कीजिए ताकि ये 50 से 60 लेक्चर्स का जो हम लोग वीडियो प्लान कर रहे हैं वो पूरा का पूरा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा लॉन्च कर पाए, वो सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, जिसमें इन्हीं सारे टॉपिक्स का, इन्हीं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का हम ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे सके। किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, ट्रेंड चेंज होने के बाद किस टाइप के क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार ये सारे पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया है मैंने ये दोनों वीडियोस में, बट इससे पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस में ये स्ट्रेटेजी कई बच्चों को बता चुका हूं। ये जो पूरे 3 वीडियोस के कॉम्बिनेशन में आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको मैं अपने 11 इयर्स के करियर में हजारों स्टूडेंट्स को बता चुका हूं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, जिसमें से कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई हो चुके हैं, शॉर्ट टर्म का कोर्स करने के बाद भी क्वालिफाई हो चुके हैं। सो आई नॉट ओनली होप बट आई बिलीव कि ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे अगर आपने सिर्फ 20 क्वेश्चंस भी कर लिए हर टॉपिक पे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। थैंक यू वेरी मच।